गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूं संगम कुंभार और हम साथ में देखना शुरू कर चुके हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाई कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। ज़रूरी है ना भाई, रिवाइज करना तो ज़रूरी है ना। तो देखते हैं भाई क्या हुआ पिछले लेक्चर में, यानी पिछले सेशन में हमने देखा कि भाई सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है, अनसिमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है, देखा ना हमने। उसी के साथ में हमने क्या किया भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा। क्या था पैरेलल एक्सिस थ्योरम? देखो भाई क्या था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सपोज मैंने आपको ये एक सेक्शन दे दिया, आपको कहा भाई कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो हम जानते हैं भाई सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है, जो एक्सिस सेंट्रोइड से पास होते हैं उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। बराबर ना भाई? ठीक है, ये होता है, ये हुई आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस। मतलब जो एक्सिस सेंट्रोइड से पास हो वो क्या होते हैं आपके सेंट्रोइडल एक्सिस। हमें बताया गया कि भाई कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस। तो क्या हम क्या करते हैं भाई, निकालते हैं भाई आई एक्स एक्स और वाई वाई। ये तो हमें बहुत इजीली पता था, जो कि मैंने आपको फार्मूला भी लिख के दिए थे। कौन से फार्मूला? मैंने कहा था भाई फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड फिगर, याद तो है ना भाई? स्टैंडर्ड फिगर जो कि आपके बुक में है प्लेन फिगर कह के, बराबर है ना भाई? तो ये आप निकालना जानते हैं। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है भाई, वो बता रहा हूँ ना मैं क्या है। अगर मैंने कहा भाई अब निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ए बी एक्सिस, अबाउट दिस ए बी एक्सिस, तो अब आप क्या करेंगे भाई? आप तो जानते थे भाई सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए कैसे निकालना है, लेकिन ये तो नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है ना भाई, सेंट्रोइड से पास नहीं हो रहा, इसके लिए कैसे निकाले भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो हमने क्या किया, इसके लिए यूज किया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। याद आ गया ना? ठीक है, ये देखा हमने पिछले लेक्चर में, बराबर है ना। तो आज क्या करते हैं भाई, उसके आगे जाके देखते हैं क्या है। तो आगे है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अभी देखो ये जो सारे थ्योरम है ना, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी स्टेटमेंट पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स को, या फिर 4 मार्क्स को भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब 2 मार्क्स को पूछे जाए तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखो, और अगर 4 मार्क्स को पूछे जाए तो विद द डायग्राम एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो भाई आज देखते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। अभी देखो सपोज मैंने आपको क्या किया, एक प्लेन सेक्शन दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या किया, एक प्लेन सेक्शन दिया। ठीक है, अभी देखो इस प्लेन सेक्शन में ये है इसका एक्स एक्सिस और ये है इसका वाई एक्सिस। बराबर ना भाई? दिस टू एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बराबर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दिस टू एक्सिस आर मीटिंग एट कॉमन ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, दिस टू एक्सिस आर मीट एट अ कॉमन ओरिजिन पॉइंट, और दिस टू एक्सिस आर इंटरसेक्ट एट वन कॉमन ओरिजिन पॉइंट। भाई कौन से ओरिजिन पॉइंट पे? सर हम जानते हैं ये है इसका वो वाला कॉमन ओरिजिन पॉइंट जो आप कह रहे हैं। ठीक है, ये है ओ, और ये एंगल कितना होगा भाई, परपेंडिकुलर है ना ये दोनों एक्सिस, तो एंगल होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया आपके एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इसी के साथ एक और एक्सिस है भाई जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कौन सा एक्सिस है ये? जेड एक्सिस। क्या होता है जेड एक्सिस? जेड एक्सिस इट इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। बराबर ना भाई? इस प्लेन को क्या है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, बट इट इज द एक्सिस विच इज आल्सो इंटरसेक्ट विद दिस टू एक्सिस एट अ कॉमन ओरिजिन पॉइंट। ओ पे जाके ये भी इन दो एक्सिस को क्या होता है भाई, इंटरसेक्ट हो जाता है। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये जो जेड एक्सिस है ना भाई, ये क्या होता है, इसको परपेंडिकुलर होता है। सर कैसे, बताओ तो सही। ठीक है भाई बताता हूँ। देखो एक बात जान लो भाई, अगर आपके तीनों एक्सिस है ना भाई, 3 एक्सिस आपको दिए गए हैं ना, तो समझ लेना वो कौन सी फिगर है, हमारी 3D फिगर है। ठीक है, और अगर हमें सिर्फ एक्स एंड वाई दिए जाए तो कौन सी होती है भाई, हमारी 2D फिगर होती है। अभी देखो ये स्केल है, इसमें लेंथ दिख रही है और हाइट दिख रही है, ये हमारी 2D फिगर है। सर थिकनेस भी तो दिख रही है। अरे भाई दिख रही है क्या, बहुत ही माइनर है, निगलेक्ट कर सकते हैं ना भाई। तो क्या है ये, इसमें सिर्फ लेंथ है और हाइट है, इसलिए ये क्या है 2D फिगर है। अभी देखो ये क्या है, इसका एक्स डायमेंशन है, और ये क्या है वर्टिकल, इसका वाई डायमेंशन है। अब इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो ना भाई, एक्स क्या होता है वाई क्या होता है। अभी देखो एक्स वाई जेड आर द एक्सिस होते, ये एक्सिस होते। एक बात जान लो भाई, जो हमारा एक्स एक्सिस होता नहीं है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ये देखो इस तरह से होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है हमारा एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल है ना भाई, ये है आपका वाई एक्सिस। ये याद रखना भाई, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। अभी देखो
ये है आपका एक्स एक्सिस, बराबर ना भाई, एक्स एक्सिस। और ये क्या है, वाई एक्सिस। इसमें जेड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है, ये दो एक्सिस से बना हुआ है, एक्स एंड वाई। ये क्या है, आपकी 2D फिगर है, याद रखना भाई 2D फिगर है। अभी देखते हैं 3D फिगर। ये देखो भाई डस्टर 3D है, बराबर ना, ये भी दिख रहा है, लेंथ दिख रही है, हाइट दिख रही है, ये विड्थ भी है। मतलब ये है आपका एक्स डायमेंशन, ये जो वर्टिकल है ये है आपका वाई डायमेंशन, और ये जो है ना भाई ये वाला, हाँ ये वाला, ये विड्थ, ये क्या है आपका z डायमेंशन। दिस z डायमेंशन आर परपेंडिकुलर टू दिस x एंड y। इस प्लेन को क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर है। आ गया समझ में, z एक्सिस किस तरह से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अभी देखो हम जानते हैं भाई अराउंड x एक्सिस हम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I x। अबाउट y एक्सिस क्या निकालते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। अराउंड z एक्सिस क्या निकालेंगे भाई, हम पता है अबाउट z एक्सिस निकालेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस I z। यही हमें क्या बताता है, हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताता है। देखो कैसे, देखो इफ I x, यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, I x एंड y एंड I y आर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, बराबर ना भाई। I x एंड y आर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस which is meeting at this common origin point, बराबर ना भाई, which is meeting at this common origin point। then moment of inertia about, ठीक है, then moment of inertia about this third axis I z, ठीक है ना, which is perpendicular to this plane, बराबर ना भाई। then moment of inertia about this third axis I z, which is perpendicular to this plane and passing through the intersection of I x and y, बराबर ना भाई। क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस I z, which is perpendicular to this plane and passing through the intersection of this x and y axis is given by, कैसे निकालते हैं देखो भाई, I z अगर आपको कहा जाए तो हम उसे निकालते हैं I x प्लस I y, ठीक है ना भाई। ये हमें बताता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन बताता है ये हमें, हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और इसी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम कहते हैं, ठीक है, एक और नाम से इसे जानते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या, हमारा पोलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं हम, पोलर एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं। और देखो भाई जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I z, ये जो निकाला ना हमने I z अबाउट, कौन से एक्सिस को निकाला भाई, अबाउट z एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I z अबाउट z एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना भाई। इसी I z को हम क्या कहते हैं, हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आ गया सर, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है भाई। इसे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं एग्जाम में आया, ठीक है, या फिर मैं अभी आपको और एक डेफिनेशन बताता हूँ भाई क्या है। देखो सपोज अभी आपके पास क्या है, एक सर्कुलर सेक्शन है, एक सर्कुलर सेक्शन है, ये सर्कुलर आपका सेक्शन है, ठीक है। ये देखो ये पाइप दिया है सपोज मैंने आपको, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाइप है, ये है आपका इस पाइप का क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। एक सर्कुलर सेक्शन दिया मैंने आपको, सर्कुलर पाइप दिया, ठीक है, जिसका लेंथ है यल, जिसकी लेंथ है यल, ठीक है। अभी देखो भाई ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है ना भाई। क्रॉस सेक्शन तो समझ में आ रहा होगा ना। अभी देखो ये सर्कुलर पाइप है, अगर उधर से आपने इसे देखा तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये इस तरह से दिखेगा,
ठीक है ना भाई। अभी देखो ये है इसका एक्स डायमेंशन, ये तो समझ में आ रहा है ना भाई। अभी एक्स क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, वाई क्या होता है हमारा वर्टिकल होता है। ये जो है ना भाई ये है आपका जेड, बराबर ना भाई। आ गया समझ में, आ गया होगा, होशियार हो आप। अभी देखो भाई अगर इसमें भी हमने चाहा तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये है आपका वाई, ये है आपका एक्स, और जो ये है ना भाई ये है आपका जेड डायमेंशन। और हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस बताता है कैसे निकालना है। देखो भाई क्या है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्रॉस सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्रॉस सेक्शन अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्रॉस सेक्शन अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to this cross section, which is perpendicular to this cross section। कौन सा एक्सिस है भाई सर, जेड एक्सिस है, ठीक है ना। which is perpendicular to the cross section is the summation of, देखो भाई फिर से देखो, ध्यान दो, बहुत ही इजी है, डरने का नहीं। देखो क्या है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्रॉस सेक्शन अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to this cross section, about an axis which is perpendicular to the cross section is equal to the summation of moment of inertia about x axis and y axis, is equal to the summation of moment of inertia about x axis। क्या होता है हमारा x and y, ये बताता है हमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अरे भाई डरो मत, बहुत ही इजी है। एक बार देख लो भाई क्या कहता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो हमने क्या किया, एक सर्कुलर सेक्शन लिया, एक सर्कुलर लेंथ का पाइप लिया, ये है इसका सेक्शन, ये है इसका एक्स, ये है इसका वाई डायमेंशन। हम जानते हैं भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या बताता है कि ये आई जेड जेड कैसा निकालना बताता है। देखो क्या है आई जेड जेड होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई। तो देखो भाई इसका कैसा लिखेंगे हम डेफिनेशन या फिर इसका स्टेटमेंट। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्रॉस सेक्शन अबाउट विच एक्सिस सर, अबाउट जेड एक्सिस। क्या है हमारा जेड एक्सिस सर, जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस टू किसको है, परपेंडिकुलर एक्सिस टू दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो लिखो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस क्रॉस सेक्शन अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वो हो गया आपका आई जेड जेड is equal to the summation of moment of inertia about planar axis क्या है सर, x and y है, is equal to the summation of moment of inertia about x and y axis भी लिख सकते हैं फिर planar axis की जगह, क्योंकि हम जानते हैं भाई planar axis क्या है, x axis and y axis है। तो क्या हुआ भाई हमारा i z z equal to क्या हुआ, summation of moment of inertia about x and y, ठीक है ना भाई। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसे हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अब आप इसको लिख भी सकते हैं। एक और बात जान लो भाई, ये जो आपका है ना क्या आई जेड जेड, इसे हम क्या कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे सर, आई पी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। आपके एग्जाम में आपको पूछा जाता है भाई क्या, इस तरह से कैलकुलेट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है आई जेड जेड, मतलब आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, फिर उन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। बाद में आपको क्या मिल जाएगा भाई, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आई जेड जेड मिल जाएगा। ये हमने देखा भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जाए कैलकुलेट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्टेट व्हाट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन और डिफाइन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप क्या कर लेंगे, इसे भी लिख सकते हैं। या फिर एक और स्टेटमेंट है जो कि हम सिर्फ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दे सकते हैं। क्या है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो भाई ये क्या है आपका, एक प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मतलब हमने क्या निकाला, अबाउट दिस आई जेड जेड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। देखो भाई ये क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो स्टेटमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस प्लेन एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन फिगर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about this plane area, about moment of inertia for this plane area about an axis which is perpendicular to this plane figure, which is perpendicular to this plane figure, plane of the figure is called as what? Is called as polar moment of inertia. देखा ना भाई, IZZ हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इज कॉल्ड एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू दी, देखो विथ रिस्पेक्ट टू दी पॉइंट, with respect to the point where axes are intersecting the plane, with respect to the point where this axis intersect to the plane, वो होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देख लिया भाई, आई पी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसे एक बार ध्यान से देख लो, अगर समझ में भी ना आए तो एक बार रिवाइंड कर लो। ठीक है, आप इसे बार बार देख लो, बहुत ही ईजी है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं हमारा आगे का कंसेप्ट क्या है, हमारा आगे का पॉइंट क्या है। देखो आगे का पॉइंट है हमारा कि भाई रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। देखो सबसे पहले रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज डिनोट विद द हेल्प ऑफ के। ठीक है, के से हम इसे डिनोट करते हैं। देखो भाई क्या है ये, अभी देखो सपोज यू हैव वन इरेगुलर एरिया, यू हैव वन irregular area which is made up of several number of small areas. ठीक है, which is made up of several number of small areas, but what happened in this case, we know the geometrical shape of these all areas, हमें इन सारे छोटे छोटे एरियाज का ज्योमेट्रिकल शेप पता है, ये है A1, ये है A2 और ये है A3, इनका ज्योमेट्रिकल शेप हमें पता है। तो देखो भाई आप क्या होगा, देखो ये है आपका सपोज एक्सिस एक्स एक्स, ठीक है, ये है आपका डिस्टेंस y1, ये है आपका और ये है आपका y2 और ये है आपका y3। इस इरेगुलर एरिया का एरिया है कैपिटल ए। अभी देखो इसके लिए हम जानते हैं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं भाई, देखा था ना हमने, हम तो जानते हैं सर, हम भी जानते हैं, बहुत ईजी है। अरे भाई बताओ ना फिर, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका सपोज आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा फर्स्ट पार्टिकल का एरिया इनटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम रिक्वायर्ड एक्सिस। ठीक है, वैसे ही हमारा सेकंड पार्टिकल का एरिया उसके डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम रिक्वायर्ड एक्सिस, उसी तरह से थर्ड पार्टिकल का एरिया इनटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम आवर रिक्वायर्ड एक्सिस और उसका स्क्वायर। हम क्या करेंगे, सारे की एडिशन कर देंगे और आखिर में हमें क्या मिल जाएगा भाई, आई एक्स एक्स मिल जाएगा, क्योंकि अराउंड एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं ना भाई। तो लिखो भाई सर A1 इंटू Y1 का स्क्वायर प्लस A2 इंटू Y2 का स्क्वायर सर प्लस A3 इंटू Y3 का स्क्वायर सर। ये हो गया, मतलब आप इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं भाई, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया इंटू वाई स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, बराबर ना भाई, ये हमने देखा था। अभी देखिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस इरेगुलर एरिया नाउ वी आर एज्यूमिंग वन लॉन्ग नैरो स्ट्रिप। ठीक है भाई, हमने क्या की, वन लॉन्ग नैरो स्ट्रिप एज्यूम कर ली। तो इससे क्या होगा भाई, जो हमारा ये डिस्टेंस है ना y1 y2 y3, इसकी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या होगा भाई, अराउंड दिस एक्स एक्स एक्सिस एक हमें कॉमन डिस्टेंस पता चल जाएगा भाई कि ये क्या है भाई, यही तो है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है सर ये के है, इट इज़ द डिस्टेंस। देखो भाई इट इज़ अ डिस्टेंस from our required axis or from our given axis around which or at which whole this area is to be concentrated। क्या है भाई, radius of gyration, it is that distance at which it is the distance at which whole this area is assumed to be concentrated
और it is a distance from our given axis at which whole this area is assumed to be concentrated। वो क्या होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको आपने एक लॉन्ग नॉर्थ स्ट्रिप एज्यूम कर ली, तो क्या होगा भाई, ड्यू टू दिस अजम्पशन, क्या होगा पता है, क्या होगा आपका y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y3 इक्वल टू आपका बन जाएगा भाई के, है ना भाई, y1 y2 y3 की जगह हमने क्या कर लिया भाई, के ले लिया। तो फिर हमारा ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा सर, Ixx इक्वल टू समेशन ऑफ एरियाज इनटू y की जगह अब क्या आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर हमने इसे और सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा सर के स्क्वायर इक्वल टू Ixx डिवाइडेड बाय एरिया बराबर। अगर हमें है स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो लिखो भाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा भाई, अगर स्क्वायर रूट किया तो सर वो हो जाएगा हमारा के स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ixx डिवाइडेड बाय एरिया। ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ Ix डिवाइडेड बाय एरिया। ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है, ये डेरिवेशन भी आता है, या फिर आपको पूछा जाता है भाई एक फिगर देके कि भाई कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम फिगर, कोई भी फिगर दे देंगे ना भाई, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। क्या है ये क्या है भाई, ये है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम आवर गिवन एक्सिस, एट विच होल दिस एरिया is assumed to be concentrated without changing moment of inertia about that axis or about this axis। ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। भाई सर अभी तो आपने x ले लिया, कभी कभी तो y भी हो सकता है ना सर, कभी कभी y भी पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे भाई? अरे भाई वो भी देखते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी देखो अगर आपको सपोज ये है आपका एक्सिस y एक्सिस, अगर आपको ये एक इरेगुलर एरिया दे दिया, ठीक है, A1 A2 एंड A3, इन दिस केस व्हाट हैपन, हमें पता है भाई इन इरेगुलर शेप की ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, इन इरेगुलर एरियाज की ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, A1 A2 एंड A3। ये है आपका डिस्टेंस x1, ये है x2 एंड ये है आपका x3। बराबर ना भाई, बराबर है ना। तो देखो भाई, अगर इसके ही बजाय हमने एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली यहाँ पर, ये हो गई आपकी स्ट्रिप, तो क्या हो जाएगा भाई, हमें ये डिस्टेंस डायरेक्टली मिल जाएगा। ये है सपोज अब आपका y एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते सर, हमें पता है भाई, लिखो ना फिर y इक्वल टू A1 फॉर दिस एरिया का, फॉर फर्स्ट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया A1 इंटू x1 स्क्वायर प्लस A2 इंटू x2 स्क्वायर प्लस A3 इंटू x3 का स्क्वायर। इसे ही हम लिखते हैं कैसे, y equal to summation of area into x square। But what happened, due to this assumption all these x1 x2 x3 are become k due to assumption। What happened sir, due to assumption x1 equal to x2 equal to x3 is become just simply k। so that क्या हुआ भाई, इसकी वजह से सर ये हुआ कि जो हमारा ये जो आया था ना सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला,
ये चेंज हो गया, इसके इसमें एक्स की बजाय सर के आ गया। भाई लिखो फिर आई एक्स एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ ए इंटू के स्क्वायर। अगर इसे ही हमने सिंप्लीफाई किया, इसको जैसे सिंप्लीफाई किया था तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वाई वाई डिवाइडेड बाई एरिया, बराबर है ना भाई। इसे ही हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये हो जाएगा के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वाई वाई बाई एरिया। ये कब होगा भाई, जब आपका जो एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा, मतलब वाई वाई होगा, और उसके अराउंड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और उसके लिए ही आपने अगर बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अभी देखो भाई मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ तो निकाल लिया, तो इसका यूनिट भी तो बताओ हमारा, जो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अभी देखो इसका यूनिट भी तो बताओ। किसका सर? अरे भाई हमारे रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट तो बताओ। ठीक है सर बताता हूँ। देखो सर हमें आता है, ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आई एक्स एक्स बाई डिवाइडेड बाई एरिया। मुझे एक बात बताइए, ये क्या है सर? क्या है, क्यों क्या पूछ रहे हैं सर? ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अरे भाई वही तो, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। इसका यूनिट बताओ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है mm⁻⁴, बराबर है भाई। अच्छा बता दिया। एरिया का यूनिट बताओ सर, सबको पता है mm²। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है भाई mm² और mm⁴, ये स्क्वायर इस 4 में से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या भाई, mm² बचा, बराबर। अभी ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई, तो बचा क्या, mm। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या है भाई सर? mm है, मतलब सेंटीमीटर मीटर और mm है। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ठीक है, इसे एक बार लिख लो, या फिर मैं समझता हूँ आपने इसे लिख भी लिया होगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा भाई, अब क्या होगा, फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन हम क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स लिखेंगे, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स लिखेंगे और बाद में उसे सॉल्व भी कर लेंगे भाई। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन अपने साथ कैल्सी रखोगे। इससे क्या होगा भाई, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भाई आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे ही मैं बताऊँगा आप अपने कैल्सी में वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर निकालिएगा भाई। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, जब मैं सॉल्व करूंगा तब आप भी करोगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा भाई। तो चलो भाई इसे एक बार लिख लो। थैंक यू।